सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमें अच्छा लगा और कार्यक्रम का हम सुचारू रूप से संचालन कर सकें, इसलिए जरूरी है कि जो पीछे मित्र घूम रहे हैं वो लोग बैठ जाएं। जगजीत जी, आप अगर दरवाजा बंद कर सकें तो कर दीजिए, पीछे वाला। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे एक खास पुस्तक के विमोचन में। जी हाँ, खास इसलिए है कि आज एक नए लेखक ने एक नई किताब लिखी है। किताबें बहुत आती हैं, हमारे सामने रोज गुजरती हैं किताबें, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि केवल दिमाग को छूती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि दिल को छूती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो कि दिलों और दिमाग दोनों को छूती हैं। और ऐसी ही पुस्तकें स्थायी होती हैं क्योंकि इनमें भाव और बुद्धि दोनों पक्ष होता है। तो जी हाँ, ऐसे ही एक पुस्तक आज हमारे साथ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम बातें करेंगे और उस पुस्तक को हम लोग बाद में पढ़ने की कोशिश भी करेंगे और लेखक को अपने कमेंट भी देंगे। लेखक उत्साह से भरे हुए हैं, यंग हैं और आप लोगों के ब्लेसिंग्स की जरूरत है। मिस्टर सागर कौशिक। तो आज का दिन सागर कौशिक के लिए है, हम जोरदार तालियों से इनको मोटिवेट करें, मिस्टर सागर कौशिक को। सागर जैसा नाम है, ऐसा ही इनके विचारों में भी गहराई है, प्रवाह है। और पता नहीं शाम को ही 12 बजे रात में ज्वार भाटा होता है कि दिन में भी होता है, लेकिन इनके विचारों में जो हलचल है वो इस पुस्तक में देखने को हमें मिलने वाली है। तो ये हमें अंदर तक झकझोरने वाली है, क्योंकि इसमें इन्होंने फिक्शन लिखा है जिसमें कि कुछ दार्शनिक पुट डालने की कोशिश की है। अपनी बातों को कहते हुए कुछ चरित्रों के माध्यम से अपनी बातें एक गहराई तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम उन्हीं विचारों की, उन्हीं चरित्रों की और उन्हीं भावनाओं की बात करेंगे आज। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं डॉक्टर अजय कौशिक जी पीछे घूम रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया आगे आएं और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम करें दीप प्रज्वलन के साथ। मां सरस्वती की आराधना करें, उसके बाद हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। आप हमारे साथ जो भी सम्मानित सदस्य हैं, श्री रॉबिन हिबू जी, आग्रह है आप आए, दीप प्रज्वलन में हमें सहयोग करें। आज के मुख्य अतिथि हैं, आप दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्पेशल कमिश्नर हैं। हमारे साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए श्री राजीव तलवार जी हैं, सेवानिवृत्त प्रशासक हैं, सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं। और श्री नवीन जिंदल जी भी आ गए, सर आपका बहुत स्वागत है। तो आप लोग आए। श्री सेवाराम शर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय कौशिक जी, आप दीप प्रज्वलन को आप प्रोसीड कराएं। डॉक्टर अजय कौशिक जी। स्पेशल स्पीकर के रूप में श्री लक्ष्मीदास जी हैं, आपका आशीर्वाद सर वहीं से हम लेना चाहेंगे बैठे बैठे। श्री नवीन जी आप भी आए, कृपया दीप प्रज्वलन में आए आप। सागर कौशिक जी कहाँ पे हैं, आप भी आए दीप प्रज्वलन में। और भी जितने मित्र हमारे बैठे हैं, श्री प्रीके त्रिपाठी जी हैं, श्री YP सिंह जी हैं, आप लोग भी आए दीप प्रज्वलन में। सर आए, दीप प्रज्वलन हम कराते हैं, मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं, फिर कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। मां सरस्वती की आराधना के साथ करते हैं। अब मैं आज के खास अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो 1 बाय 1 मंच पे आए। डॉक्टर अजय कौशिक जी आप हेल्प करेंगे मंच तक लाने में श्री सेवाराम शर्मा जी को, श्री लक्ष्मीदास जी का, श्री रॉबिन हिबू जी का, श्री राजीव तलवार जी का। कृपया मंच पे आए। सर को ले आइए आप, इधर से ठीक रहेगा। दीपिका आप हेल्प करें प्लीज। श्री रॉबिन हिबू जी आज के मुख्य अतिथि हैं, हम जोरदार स्वागत करते हैं सर आपका। श्री राजीव तलवार जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, कृपया मंच पे आए। श्री सेवाराम शर्मा जी, श्री लक्ष्मीदास जी,
आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ के, आप कांगड़ा बैंक के चेयरमैन हैं, वरिष्ठ गांधीयन हैं सर, केवीआईसी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं आप, तो आपका होना हमारे लिए बड़ी बात है, आपका सानिध्य यूं ही बना रहे। ओपी मिश्रा जी आप भी मंच पे आए कृपया, एंड श्री नवीन जिंदल जी आप भी आ जाएं, दोनों लोग साथ आएं। आप सभी का स्वागत है। बैठिए, कुर्सियों के दौर में मैं शामिल नहीं हूं। अच्छा लगा, इस विनोद भरे बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ एक आशीर्वाद देने के लिए आज श्री ज्ञान प्रकाश कौशिक जी भी हैं, लेखक के दादाजी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर, प्रणाम, नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं और आज 3 पीढ़ियां जुटी हैं इस पुस्तक के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि दादाजी भी साथ हों, पिता भी साथ हों, भाई साथ हों, ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जैसे शहर में खास तौर से बड़ी बात है। मैं अब अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि स्वागत के लिए सबसे पहले श्री रॉबिन हिबू जी का स्वागत मैं ही शुरुआत कर देता हूं। डॉक्टर कौशिक जी बाहर हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राजीव तलवार जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अजय कौशिक जी को। डॉक्टर अजय कौशिक जी आप आएं और स्वागत करें श्री राजीव तलवार जी का। अजय कौशिक जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो श्री सेवाराम शर्मा जी का स्वागत करें। ये हटा लेंगे ये लोग। मैं आज के लेखक सागर कौशिक जी को आग्रह करूंगा कि वो श्री लक्ष्मीदास जी का स्वागत करें। तुम्हारी हाइट इधर से आओ ना, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। अब ठीक है। ये बस मैं आकाश कौशिक जी को बुलाना चाहूंगा, वो स्वागत करें श्री नवीन जिंदल जी का। और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अजय कौशिक जी से कि श्री ओपी मिश्रा जी का स्वागत करें। एक और अब मैं बुलाना चाहूंगा दीपिका मिश्रा से कि वो आज के लेखक श्री सागर कौशिक जी का सम्मान करें। स्वागत करें दीपिका।
2 मिनट और लूंगा कि कुछ खास लोग हमारे साथ हैं जिनका स्वागत किए बिना इस कार्यक्रम की शुरुआत करना उचित नहीं है। उसमें पहला नाम आता है श्री ज्ञान प्रकाश कौशिक जी का। तो इनके सम्मान के लिए मैं टीम ELMS और हमारे मित्र श्री YP सिंह जी, इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। श्री YP सिंह जी, आप सर आगे आए और अंकल जी का आप स्वागत करें। ये सम्मान है कि डॉक्टर PK त्रिपाठी जी ने स्वागत किया डॉक्टर अजय कौशिक जी का। ये सिलसिला चलता रहे, ये प्यार का, ये सद्भाव का सिलसिला चलता रहे, इससे ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में। हम सौभाग्यशाली हैं सर, आपने समय दिया, आपने इतना स्नेह दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को अब मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अब आग्रह करूंगा अपनी टीम से, श्री YP सिंह जी का सम्मान स्वागत करें डॉक्टर अजय कौशिक जी। श्री YP सिंह जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि पीछे बैठना पसंद करते हैं और आगे बढ़ के काम करना पसंद करते हैं। इंडियन नर्सरी इंडस्ट्री में और एनवायरमेंट के क्षेत्र में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है जिसको कि हम अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम आगे लेके आएं और समाज को इनके बारे में, इनके कर्मों के बारे में बताएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप और आपकी टीम लगभग 2 लाख नर्सरी मैन को इकट्ठा करना, अपने साथ जोड़ लेना, ये बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा अपनी टीम से और डॉक्टर अजय कौशिक जी से कि किताब का विमोचन हम करें, पुस्तकें यहाँ लाई जाएं। कुछ खुली किताबें भी हैं, 2 खुली किताबें यहाँ रखिए। ले बेटा आगे ले आओ, आप सर के सामने रखिए। डॉक्टर अजय कौशिक जी, अंकल जी को भी आप मंच पे लेके आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अंकल हमारे साथ हैं। 3 पीढ़ियां दिल्ली जैसे शहर में देखने को नहीं मिलती सर, तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि 3 पीढ़ियां एक साथ आ रही हैं। उधर सबके पास से चेक करो किताब। पुस्तक लिखने के बारे में अपने विचार साझा करें मिस्टर सागर कौशिक। Thank you everyone for coming. Probably the most important day of my life. Mishra sir, thank you sir for coming. Sevaram sir, Raji Talwar sir, Hibu sir, Lakshmi sir, and Mishra sir. Thank you all for coming. Audible? Thank you for the audience for coming. As fate would have it, today is the most important day of my life and I have been succumbed by a sickness. I'm suffering with a cold, but I'm not going to succumb to it. Let's try it. I'm going to start by reading the back page of the book. नीर
Emil, the narrator of the novel, a 27-year-old recluse, on arising from his bed on one particular morning, discovers that a particular sickness has taken hold of him. Overwhelmed by the potency of the sickness that is plaguing him, he resorts to the one sole resolution that he envisages as the most appropriate under his dire circumstance. मुझे यहाँ से नहीं आ रही है, मुझे different आ रही है। आपको नहीं दूर होके बोलिए बेटा, क्या बोलो, बस कितना? On the evening of the resolution, what the dejected man believed would mark the end of a long pertaining resolution about the subject of his sickness eventually propels him into a whole new upsurge of uncertainties, forcing him into an existential metamorphosis and confronting inquiries that he had never earlier beckoned him. Beginning from the forlorn evening of the novel experiences a drastic turn of fate for his inquisitive central character through coincidental meetings with old companions and rekindling of forgotten memories and encounters with eccentric strangers in unusual situations and unknown places, who would later become integral to the narrator's life. So finally about the novel asks not the profound questions of existence, but questions existence itself. The novel does not only seek an answer to the centuries-old question put by the Danish prince in Shakespeare's tragedy of Hamlet, to be or not to be, but aims simultaneously at asking a deeper question of being itself. That is the book. So, obviously I'm not going to tell you about the central theme of the book, but I'm going to talk about the main crux of the book, which is the idea of reality. About the idea of reality. We all are wrestling right now here about the idea of reality. Why you came to the event was a question. Why you choose, and a question entails a choice. If you don't have options, you cannot have a choice. For example, if I tell you which is a better book, when you solely have one book in front of you, you can't say that you have choice because you only have one option. And if that is the life you are living, then you are not living by choice. You are living merely by the circumstances that you have found yourself engulfed with. The question of reality is the question of truth. It is the topic of the highest uncertainty. The question of reality is the question about what is real, what is more truthful, what is more moral, and what is more right. For an example, if I tell you when have you learned an experience in your life that on later recollection you thought wasn't right? It only happens if there is a future, if there is a past. From the past mistakes, you learn in the future that you have made a mistake. But if there is no future and therefore there is no past, that is the problem with certitude. In certainty, pain and suffering can only exist together. If there is no suffering, there is no pain. To give you a better explanation, all that which is painful is not pleasurable. All that is not painful is pleasurable, and all that is not pleasurable is painful. That is reality. Going down to the main question of desire, because man is his thinking and thinking is his desire. So man's desire can only be for the unknown. And if stagnation comes, then man dies. In our certain existence, if there is any stagnation, it is dead. All things that are not moving are dead. All things that are bound by time and space, if they do not move or if they do not transform, which is the case with human, they are dead. Question of randomness is an important question that comes to the mind, because when man's complaints about his suffering is not about suffering itself. It is about a deeper question. It is a question of randomness. He complains about the randomness of his suffering. Why give cancer to a child? Why the innocent suffers? That is the question. That is what bothers him. But the question in itself is invalid, because if there is no randomness and everything is known, then there cannot be anything. If there is nothing unknown, which is future, if there is no future, then there cannot be a present. Man is his consciousness, which is sitting between the past and the future. He looks at the future, which is the unknown, and he looks at the present, which is the past.
The past is certitude, and the unknown, which is the infinite, is the future, which can only coexist together, which is the living existence. Then the central question is of free will. Does free will exist or does it not? The answer is it does and it does not. If there is a will, it cannot be free. And if there is freedom, complete freedom, there cannot be a will. Only if there is incarnation is there freedom. And if everything is free, there cannot be any incarceration, which is there cannot be any reality. There cannot be consciousness. That is the definition of finite and the infinite, between which something like human existence lies. To sin is to miss the shot. And the greater you sin is the greater you have missed the shot. The greater is the distance between your shot and your aim. That means you have sinned more. So what would be the biggest sin that a man can perform in his lifetime? That would be to not make the shot. That is to freeze. That is the devil that lies at the end of the abyss that is mentioned in Dante's Inferno. The frozen devil at the center of the frozen lake. Because he is frozen is eternal inaction. Anti-life, that is anti-life. So what is man's duty? His duty is to ask the question of to be or to not be, but the answer of to be or to not be is present in the question itself. Because to ask the question you have to think, and to think you have to be. So the question itself is invalid. So the one objective morality that anyone who is a relative can find is to be is the answer, because it cannot be otherwise. Even the man who is taking the knife in his hands and he stabs himself in the neck, he's spurting blood. At the same time, with his last thoughts, he's telling himself in his mind that to not be is the answer. But that is invalid, because even in that moment, he's conscious, he's alive. To ask the question, one has to be alive, and that is objective morality that any relativist can answer. It is simple and plain. The answer of to be or to not be is right before our eyes. That is our living existence. To ask the question, you have to be conscious, and consciousness is thinking, which can only exist between the finite and the infinite. If there is everything infinite, then there cannot be anything finite. And if there is everything finite, that will be in form of a PC game that we play, in form of a character that we see walking around on a sidewalk, who is not conscious. Because the only character that is conscious in a PC game is us, is the player character, which is us. Because we are infinite, because we have a future, we can think. But to think, there has to be past and there has to be a future. And something in between is consciousness, which we are, which we fail to see. So what is man's duty in this existence, where he suffers? His duty would be something like to descend the abyss on his own, voluntarily, knowing that all which he does, which finally leads him to the end of the depth of the abyss, he will encounter the devil himself, which is not alive. The devil cannot be alive. He is frozen in time. He is frozen in eternal action, and man's duty is to not freeze. To not freeze is to work, is to metamorphosize, is to transform, because that is the only answer to this living existence, nothing more. Thank you. Thank you so much, Mr. Sagar Kaushik. You have briefed about your book and your writing journey. मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, तो किताब पर बोलना और जो सागर कौशिक ने कहा वो माइक के कारण वो सुनाई नहीं दे सकते, समझ नहीं आया कि क्या बोल गए वो। लेकिन किताब अनसर्टेन, इसका मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ सर्टेन होगा। तो इसलिए ये मान करके कि इसमें सर्टेन होगा और हम लोगों का ये किताब मार्गदर्शन करेगी, हमारा जो दिमागी चर्चाएं होती हैं उसको झकझोरेगी, हमारी सोच को झकझोरेगी, ऐसा मैं अंदाज करता हूँ। साहित्य का
बहुत महत्व है। ये ठीक है कि आज जमाना डिजिटाइजेशन का है, आज जमाना इंटरनेट का है, जो पेज पढ़ना है उतना ही लेते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग किताब को स्पर्श भी करना आप नहीं चाहते हैं। ये सब के बावजूद किताब का अपना एक महत्व है। किताब को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लाइब्रेरी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आएंगी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, जिनको पढ़ना होगा, जिनको अध्ययन करना होगा, जिनको परीक्षाओं के लिए पढ़ना होगा, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी उपयोगी हो सकती है। लेकिन जिनको अध्ययन करना है, जिनको किताबों से लगाव है, प्रेम है, आज भी वो लोग किताब की स्टॉल पर जाते हैं, किताबें खरीदते हैं, अपनी लाइब्रेरी को समृद्ध करते हैं, अपनी लाइब्रेरी को मजबूत करते हैं और अध्ययन के लिए इन किताबों का जखीरा अपने यहाँ बनाते हैं। वो किताब जो होती है वो इससे बढ़िया दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। ये कभी किसी को नाराज नहीं करती, कभी किसी को दुखी नहीं करती। इमोशन ज़रूर होते हैं, उस नाते से कभी लगता है आदमी को लेखक की लेखनी में इमोशंस होती हैं तो मन भरा आता है, लेकिन किताब कभी किसी को दुखी नहीं करती है। किताब अकेले में बहुत बड़ा सहारा है। आदमी कभी किताब, जिसके पास किताब है वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का अपना एक महत्व है। हम लोग लाइब्रेरी में रखते हैं, लाइब्रेरी की बात करते हैं, पुस्तकों की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं। साहित्य का जितना रचना हुई है वो कोई कम नहीं है। और आज तो खुशी की बात है कि इस किताब का विमोचन 3 पीढ़ियां कर रही हैं। बाप भी है, बेटा भी है और उसका बेटा भी है। ये जो 3 पीढ़ियों का समन्वय, और मुझे बाप का तो पता नहीं है, लेकिन अजय कौशिक जी की किताबों का विमोचन पिछले दिनों में हुआ, मुझे उसमें भी जाने का मौका मिला था। और आज सागर कौशिक की किताब के विमोचन में भी मुझे गवाह बनने का एक मौका मिला है। ये बहुत रेयर होता है, एक पीढ़ी ही किताब नहीं लिख पाती है। यहाँ तो 3 पीढ़ियाँ किताब लिखने के में मशगूल हैं और देश के साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। मित्रों, ये जो जितना हम लोग कोशिश करते हैं, जितना हम अध्ययन करते हैं, जितना हम लिखते हैं, उतना ही इसके और ज़्यादा अध्ययन करने की प्रेरणा भी मिलती है। हम लोग ये लिखना जो है ये बहुत आसान काम नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी लिखना शुरू नहीं करता है, और शुरू करता है तो नई से नई आइडियाज़, नए से नए विचार आदमी के आते रहते हैं। मेरा अंदाज है कि सागर कौशिक की ये पहली किताब है। मैं जब सुन रहा था कि उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका विमोचन आज होना है, तो मुझे याद आया उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का।
मुंशी प्रेमचंद जी ने 10 उपन्यास लिखे और वो उपन्यास सम्राट हो गए। इससे बड़ा उपन्यास का कोई 10 उपन्यास लिखने से ही उन्होंने हिंदुस्तान के समाज का एक अच्छा चित्रण कर दिया। दुनिया में हजारों किताबें लिखने वाला आदमी भी इतना उपयोगी नहीं हो जाता है। इसलिए सवाल किताबें कितनी लिखी हैं उसका नहीं है, किताब कैसी लिखी है उसका महत्व है। भाइयों और बहनों, ये आज जो सागर कौशिक यंग लड़का है उसकी शुरुआत हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने जीवन में ये जो शुरुआत है इसको बनाए रखेंगे और अपने जीवन में जहाँ जहाँ भी उनको लगेगा, जब भी लिखने बैठेंगे उनको भी अनुभव हुआ होगा किताब बड़ी बड़ी किताब है, ये कोई छोटी किताब नहीं है। तो उनको भी लगा होगा कि जब लिखने बैठते हैं तो शुरू में जरूर लगता है क्या लिखें, कैसे लिखें, कहाँ लिखें, कौन सी बात लिखें, कौन सी बात छोड़ें। आदमी कहानियाँ बहुत सुनाता है लेकिन जब लिखने बैठता है तो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, शब्द खत्म हो जाते हैं। पर जब वो लिखना शुरू करता है और लिखने के बाद ध्यान देता है तो नए नए शब्द भी उसके ध्यान में आते हैं, नए नए विषय भी उसके ध्यान में आते हैं, नए नए चैप्टर भी उसके ध्यान में आते हैं। तो ये किताब जो हमारे सामने है एक नोवेल के रूप में, इसका विमोचन आज हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि इस किताब के माध्यम से हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा और नए नौजवान से लिख के द्वारा की लेखनी से निकली हुई ये जो किताब है जिसका लाभ हम सबको मिलेगा। मैं इस मौके पर इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नौजवान की जो मेहनत है इस मेहनत का परिणाम अच्छा परिणाम आएगा और भविष्य में वो और ज़्यादा इस क्षेत्र में अपने अग्रणी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। होगा श्री सेवाराम शर्मा जी को, विशिष्ट अतिथि श्री सेवाराम शर्मा जी। अब वहीं पे माइक दे दूं क्या पाएंगे? वहां पर रखवा देते हैं। सुरेंद्र वहां नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। और ऐसे जब विद्वान आदमी, हमारी विदुषी बहनें जब सामने बैठी हुई हैं तो फिर थोड़ा सा भी होने लगता है संकोच। अगर रत्ती भर भी आपने कुछ ऊटपटांग बोला, विषय से इधर उधर हुए तो लोग कह रहे क्या बेकार का आदमी है, तो एक छोटी सी बात पे भी केंद्रित करके नहीं बोल सकता अपने आप को। खैर, वो तो बात बिल्कुल अलग है। अब मुझे जहाँ तक इस पुस्तक का सवाल है, अनसर्टेन, जिसके आज इसका जो हो रहा है विमोचन हो रहा है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, आई एम एब्सोल्युटली अनसर्टेन अबाउट इट। क्यों, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, बट अनसर्टेनिटी जीवन में असल में सबसे बड़ी जो चीज है, जो फैक्टर है, वो अनसर्टेनिटी है। कुछ भी सर्टेन नहीं है। और अगर हम मान के चलते हैं ये सर्टेन है, बिल्कुल ऐसा होगा ना, कुछ पता नहीं कहाँ भगवान की जो फोर्सेज हैं, पूरे जो हैं ब्रह्मांड की जो फोर्सेज हैं, कहाँ किन चीज़ों को ले जाएं, और पूरी प्रकृति पर जिनकी कमांड है, उन सारे घटनाक्रमों को नियंत्रण अगर किसी के पास है तो उन्हीं के पास है। और हमको प्राय ये अहम भाव हो जाता है कि भाई मूर्खो अहम कर्ता हम इति मन्यते, अपने को आदमी कर्ता मानने लगता है। तो वो कर्ता बनने के पीछे जो अहम मान्यता आती है, जो अहंकार आता है, वो व्यक्ति को थोड़ा सा ऊपर नहीं ले जाता, नीचे ले जाता है। क्योंकि अहम मान्यता आदमी को दूसरे से जोड़ती नहीं है, उसको थोड़ा सा उससे दूर करती है, अलग करती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि भाई
कण कण में भगवान है, हमारे सबके अंदर भगवान है, सबके हृदय में वो विराजमान है। जो भी हम बात करते हैं उसमें हर एक के पीछे अद्वैत वाली फीलिंग है, नॉन ड्यूअलिज्म वाली फीलिंग है, अद्वैत। दो तो कोई है ही नहीं, सब एक ही है। और अगर सब एक है तो फिर कहाँ के अंतर और कहाँ के डिफरेंसेस और कहाँ के विचार विमर्शों में भी ये कहना कि नहीं भाई उसकी राय उसके, जो भी है उसको एक दफे चीज हमारे अंदर जम गई कि कण कण में भगवान है, हमारे हृदय में विराजमान है, हमारी अंतरात्मा में है और सबकी अंतरात्मा एक ही तरह की है, कोई अंतर नहीं है। तो अगर ये चीज पक्की हो जाती है, और खाली पक्की नहीं, अपने दैनिक जीवन के अभ्यास में है, जब दूसरों के अंदर उसी को देखना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं कि जो जिनसे आपकी तरफ में थे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, हम दो है ही नहीं, हम तो एक ही है, एक ही तरह का है। तो ये जो हमारी अंतरात्मा की जो बात होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, ये जो चलती है, इसके लिए कोई भाषा नहीं होती है, शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ मूल भाव से ये भाषा चलती रहती है और कम्युनिकेशन होती रहती है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा कुछ प्रयास भी करते रहें अपनी तरफ से तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और कभी लगता ही नहीं है कि भगवान हमसे अलग हैं, भगवान हमसे दूर हैं, ये हमसे नहीं है, हमारे अंदर ही विराजमान है। थोड़ा सा प्रयास करके, आंख मूंद करके अंदर देखने की आवश्यकता है। और इसका अगर थोड़ा हम अभ्यास कर लें, ये नहीं कि बैठ करके घंटे 2-4 घंटे बैठ करके रोज किए जा रहे, नहीं, चलते चलते घूमते घूमते जो भी जीवन की 24 घंटे की हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन सब में ही अगर हम भगवान की इच्छा का दर्शन करते चलें तो फिर वो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यही है कि चीज़ जो सर्टेन है, ये तो अनसर्टेन है। वो जो चीज़ है कि सर्टेन है वो है हिज बीइंग, हिज बीइंग, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। और एक दफा जब आदमी हु एम आई के अंदर से जब गुजरना शुरू कर देता है तो उसको लगता ही नहीं है कि कोई भी चीज़ उससे कोई अलग है, हु एम आई, वही सबके अंदर एक ही विराजमान है। तो मैं अधिक नहीं बोलूँगा, और इस पुस्तक के बारे में तो मैं कोई विचार प्रकट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन श्रीमान जी ने इसको लिखा है, इस पुस्तक को, तो मेरी पढ़ने की और जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। और ये जीवन की, मुझे नहीं मालूम नहीं ये इसका शीर्षक अनसर्टेन कौन से विचार के अंश को अपने अंदर रखते हुए इसका ये शीर्षक अनसर्टेन रखा है, इसको तो यही ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। लेकिन ये कहना कि जीवन में सब कुछ अनसर्टेन है या जीवन में सब कुछ सर्टेन है, दोनों ही बातें अपनी जगह सही नहीं हैं, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। तो जैसी हैं और जिस प्रकार भी हैं उनको हम उसी में अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो वो जरा ठीक रहेगा। बस मैं इससे अधिक कोई भाषण देने की मुद्रा में नहीं हूँ। आप लोगों के दर्शन हो गए, उस दर्शनों से ही काफ़ी कुछ मुझे अंत प्रेरणा मिल रही है। आप सबके अंदर मैं अपने को देख रहा हूँ, आप सबको अपने अंदर देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहिए, आशीर्वचन देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबिन हिब्बू जी दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। राजीव तलवार जी, बहुत समय बाद मैंने उनको देखा, पहले पहचाना नहीं लेकिन फिर मैं पहचान गया उनके चेहरे को देख करके। सेवाराम जी, लक्ष्मीदास जी ने भी बहुत सी बात कही। दिल्ली सरकार से सेवानिवृत्त संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी भाई ओपी मिश्रा जी और इस किताब के लेखक सागर कौशिक सेवन, उपस्थित साथियों, ये बात सही है कि इस किताब को स्वाभाविक तौर पे हो सकता है राजीव जी ने या फिर रॉबिन सर ने कुछ पढ़ा हो, बाकी हम में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन 24 वर्ष की आयु में किताब को लिखना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि लक्ष्मीदास जी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी का जिक्र किया, 1886 में उनका जन्म हुआ था। यहां पे कोई ऐसी पीढ़ी नहीं है जिसने अपने जन्म में उनको देखा हो। ये उनकी तस्वीर भी स्मरण करते हो, जो चित्र
काल्पनिक चित्र है जिसको मानते होंगे। और 1936 में उन्होंने अपने जीवन का देहावसान कर लिया, 1936 में, आजादी से पहले। लेकिन आज भी उनके ग्रंथ को पूजा जाता है। उनको इसलिए पूजा जाता है क्योंकि अपनी जीवन की सारणी उन्होंने उन 10 ग्रंथ में लिखी है जो कहीं नहीं सुन सकते, कहीं नहीं मिल सकती। आज भी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जा सकता है। 41 दिन की जर्नी, जहां तक मैंने अभी इसको जस्ट देखा है, सागर ने अपने 41 दिन की जर्नी इस किताब में लिखी है। जहां तक मैं सही हूं, मुझे हो सकता है कि मैं गलत भी होऊंगा, लेकिन जहां तक मैंने देखा है 41 दिन की जर्नी इस किताब में लिखी है। और इस 41 दिन की जर्नी में क्या क्या लिखा है ये मैं आज तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूं सागर ने अपने जीवन का सार इस किताब के अंदर लिखा है, जो उसके जीवन की पहली बुनियाद है और जिसकी नींव इतनी मजबूत हो। आज के समय में सही कहा था लक्ष्मीदास जी ने, किताबें लाइब्रेरी में रखी जाती हैं, बहुत सारे ग्रंथ खरीदे जाते हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी की शोभा होते हैं। हो सकता है कि उसमें से कई ग्रंथ कभी जीवन में खुले ही ना हो, जो खरीद के लेके आया उसने कभी पढ़ा भी ना हो, लेकिन वो लगे रहते हैं कि लेखक का नाम मैं बताऊंगा, इसकी किताब मेरे पास रखी हुई है। लेकिन इतिहास के पन्ने में आज भी जो छप गया उसकी बहुत कीमत है, प्रिंट की कीमत है। और इसलिए जो ये ढुलमुल जीवन का तरीका है ना, अनसर्टेनिटी जो उसने बनाई है, मैं समझता हूं इससे आदमी अपने जीवन की नींव को मजबूत करेगा। और किताब पढ़ने के बाद अजय जी निश्चित है कि मैं जरूर आपको बताऊंगा कि सागर ने क्या क्या इसके अंदर पिरोया है। मैं इसमें यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से और जिनकी संवेदना, वेदना, स्नेह, प्यार सागर के साथ है, उसकी तरफ से बहुत आशीष देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि ये जर्नी जो शुरुआत 24 वर्ष की आयु में की है, जिस दिन वो अजय जी की उम्र में आएगा तो हो सकता है कि वो एक संग्रहालय खड़ा कर ले अपने नाम से और दुनिया उसको वहां से लेकर के जाए। आज नालंदा में भी वो संग्रहालय की कीमत होती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत देर बाद जोश भरा कार्यक्रम में। हमारे जो साउंड वाले सहयोगी वो कह रहे हैं कि आवाज बुलंद है। तो एक कॉम्प्लीमेंट है और अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। और अब समय आ गया है कि आज के मुख्य अतिथि को हम सुने, तो हम स्वागत करना चाहते हैं आग्रह के साथ। सर अध्यक्षता कर रहे हैं तो उनको हम बाद में बुलाएंगे। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि को बुलाना चाहूंगा मंच के नियम के हिसाब से, श्री रॉबिन हिबू जी को हम स्वागत करते हैं। सर आपका, आप आए। श्री रॉबिन हिबू जी, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस। डॉक्टर अजय कौशिक के पिताजी को मैं नमन करता हूं। आपको देखने से लाल बहादुर शास्त्री को याद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव तलवार सर जी, आज मैंने इस खुशी के मौके पे मैंने सर से एक वादा लिया है। ये हमारा देश का ऐसा एक आईएएस ऑफिसर रहा, ऑफिसर होने उसके बावजूद भी देश के लिए क्या सेवा किया है मुझे मालूम है और आप लोग में से भी कुछ लोग मालूम है। बिग क्लैपिंग फॉर हिम। मैंने सर को यही बोला, सर आप तो एक क्या कहते हैं कि ना एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रेरा एंड अर्बन हाउसिंग। मैंने सर को कहा कि आपका नॉलेज आप तक सीमित नहीं रहना है, आपको एक किताब लिखना है देश के लिए, समाज के लिए, ताकि एक गाइडेंस मिले, एक विजन मिले हमारे नेताओं को, प्लानर्स को, समाज को, देश को, कि यार हमारा अर्बन में किस तरह से हाउसिंग का कैसे इंप्रूव हो, गरीब से गरीब को भी कैसा घर बनाने मिले, कैसा सरकार इसको पॉलिसी में लेके आए। तो मैं बहुत ही सर में ओकेजन तो नहीं हूं, लेकिन मैं आई टेक लिबर्टी, क्योंकि मेरा कहना है कि अगर कोई भी समाज में, कोई भी देश में अगर आप दिल की बात नहीं बोलेगा तो रह जाता है, फिर वो अधूरा जिंदगी में वैसा रह जाता है। उस फूल का क्या कदर जो फूल जंगल में खिलता है, उसका खुशबू को कोई दुनिया ना पहचाने। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं सर को, आप मैंने वादा कर लिया कि मैं कान पकड़ लिया, जब भी मिलूंगा सर आपके किताब का क्या प्रोग्रेस है।
हाँ नहीं मैं नहीं करूंगा, आप उसको अच्छा से हम अपना अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को करके करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आज दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जहां भी जाते हैं यार, गुड़गांव बन गया DLF, लोग मुझे अमेरिका से मजाक उड़ाते हैं, यू हैव बिकम ए फ्लडेड सिटी। कहते हैं कि दे आर गोइंग टू हायर ऑफिस गुड़गांव में, लेकिन यार वो कहते हैं कि गाड़ी रखने की जगह नहीं, जो बारिश होता है तो पूरा वो आ जाते हैं। तो एनीवे दिस इज ए चैलेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सर रिटायर होने के बावजूद भी एक यंग IAS ऑफिसर से भी, यंग IPS ऑफिसर से भी एनर्जेटिक है, हमेशा सोचता है, दिल की बात बोलता है। प्लीज सर इसको बनाए रखना है। हमारा कुछ ही लोग, कम लोग रह गया है जो समाज के लिए, देश के लिए सोचता है। आई वुड रियली वेलकम, प्लीज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस। अब रही सागर, मैं तो डॉक्टर अजय कौशिक को बहुत साल से जानता हूं। हम लोग उसी पागल की दुनिया में रहते हैं, जो भी काम करे पागल की तरह करता है। उनका किताब जो विमोचन किया है हमारे चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली वाला जो रेखा गुप्ता मैडम ने, उन्होंने भी मैं ही 3 साल से बोल बोल करके वो किताब लिखवाया है। आज वो एक अंग्रेजी और हिंदी में भी किताब लेके दिल्ली में कैसा ग्रीनरी करना है, कैसा फूल लगाना है, दिल्ली में किस तरह से लैंडस्केपिंग करना है, एक किताब बन गया है। और मैं उनको अभी, और मैंने उनको बोला कि अब तू दिल्ली के लिए लिख ले, अब तुम्हें चलना है हिमालय। अब हिमालय में भी उसके लिए वहां में जो है ना किस तरह से करना है, आई ऑलरेडी असाइन हिम कि तुझे लिखना है, कुछ भी करो। मैं उनको भी लेके जा रहा हूं अरुणाचल में, और जहां में हिमालय में कैसे होना भी, वहां में भी पूरा घास काट के कूट के, दुनिया भर का कोई ऐसा अपना मन मर्जी, पहले तो जंगल हुआ करता था, अब तो बिल्कुल वीराना ही बन गया इस तरह का। तो मैंने डॉक्टर अजय को भी दिया हुआ है। आज इस सागर की अब बात के आते, सागर इनको जो 5-6 साल पहले से भी उनको मिला है, लेकिन दिखता था कि कहते हैं ना कि उसका हर इंसान का आंख में कुछ झलकता है। जब से पहले बार उनको देखा, मुझे मालूम है कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर सागर ने मुझे बताया कि उन्होंने एक किताब लिखा है। तो मैंने 4 दिन पहले बोला, नहीं पहले मुझे किताब दे दो, ये अनएडिटेड वर्जन है, ले लिया उसी दिन 4 दिन पहले, और ये है एडिटेड वर्जन आज मिला है। और मैं इस किताब को ज्यादा नहीं पढ़ा, 4 चैप्टर पढ़ा है। लास्ट इज डेमन, जो लास्ट चैप्टर है। मुझे कुछ चीज आपको बताना है। एक तो है कि तुम्हारा 7 नंबर जो है ना, मुझे भी जहां भी मुझे 7 नंबर होता है मेरे जिंदगी में, हर समय में कामयाबी मुझे मिलता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका किताब भी 7 है, और मेरा भी जहां भी UPSC का नंबर हो, क्लास 10 का एग्जाम हो, UN का इंटरव्यू हो, जहां भी 7 रहा, हमेशा कामयाबी मिला है। मुझे मालूम है आपका नंबर 7, आपका नाम का पीछे भी आपने नाम भी 7 जोड़ लिया है, आपने अच्छा किया है। लेकिन सागर, मैं आपको दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा। आजकल के बच्चे लोग वो मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं। कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता है। जैसा अभी सर ने बताया है, शर्मा सर ने, यस, जो आदमी लिखता है इसका मतलब वो सोचता है, इसका मतलब वो सपना देखता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, हम सबका शांति सब भंग कर गया, सब कुछ उधर ही हम दिन रात करते हैं। तो मैं इसके लिए मैं तुम्हें रियली सागर, इस जुनून को, जज्बा को आगे भी रखने देना है। ये तो शुरुआत है, तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है, समाज को जगाने में, देश को जगाने में। दूसरी बात, आपने कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारा हिंदुस्तानी मतलब राइटर ने लिखा है। मैं भी बहुत पढ़ता हूँ किताब उताब जो है ना, तो अच्छा लगा। सम ऑफ द आपके एक्सप्रेशन जो है ना, आपने हैमलेट को कोट किया है, टू बी और नॉट टू बी वगैरह। मैं तो कहूंगा सागर, अंग्रेजी से पहले हमारा हिंदुस्तान देख लो, प्रेमचंद है, और भी कितना हमारा महादेव वर्मा है, उन्हें कोट करो। हम चाहेंगे कि यार अपने स्वदेशी तुम उसको प्रमोट करो ना, क्या हमले सुमले शेक्सपियर उक्सपियर, वो तो अंग्रेजी में चलो, वो तो होगा। प्लीज लुक टुवर्ड्स योर होम, अपना हिंदुस्तान के घर में देखो। हमारा ये घर में इतिहास हमारा बहुत है, उसे प्रेरणा मिल करके आपको लिखो, और ऐसे करो आपका ज्यादा होगा। तीसरी बात, आपका ये जो किताब है, जो मैंने 4 चैप्टर में पढ़ा है, मुझे लगता है कि आप जिंदगी से अभी तक अपना आप को सवाल कर रहा है, दुनिया को भी सवाल कर रहा है,
हो रहा है, आप उसको समझने के लिए पूरी कोशिश करता है, अच्छी बात है। क्योंकि ये एक कहते हैं ना, एक एवेकनिंग, जागरूकता तुम्हारा मन में आया है। लेकिन मैं एक बड़ा भाई होने के अंदर जिंदगी में 33 इयर्स आईपीएस में सर्व करने के बाद, दुनिया में 47 कंट्री विजिट करने के बाद, मैं आपको ये मैं कहूंगा, ये जुनून रखते हुए आप गीता भी पढ़िए, अधिग्रंथ भी पढ़िए, हमारा धर्म ग्रंथ वेदा को पढ़िए, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो आपने जो पूछ रहे हैं ना, इस फोटो को देख के हमको कभी कभी लगता है कि मेरा बेटी सेंट स्टीफन कॉलेज में वो देख लिया, बोला कि पापा इज इट हॉरर स्टोरी? बिकॉज देखते ही आपको मालूम होता है ना, अरे बाप रे, ये तो अंधेरा में कोई वो धुंधला सा है, आगे में कौन है क्या है। तो मेरा ये है कि ठीक है, आपने यू अटेम्प्ट वेरी गुड, नाउ ऑनवर्ड आपका जो ढूंढ रहा है ना, आपका आत्मा कहते हैं ना, जो अपना अंदर में जो ढूंढ रहा है, आपको दुनिया से, समाज से, अपना आप से सवाल ढूंढ रहा है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। आपने बहुत अच्छा से नाजायज संबंध का बारे में भी डिस्क्राइब किया है, अच्छी बात है। इस उम्र में भी आपको ये गलत सही सोचना, वेरी गुड। लेकिन इस खोज में आपको जवाब मिलेगा, हमारा वेदों में, हमारा संस्कृत जो है ना किताबों में, जो इस देश में जो अभी प्रेजेंट है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी करो, ताकि आपको कहते हैं ना एनलाइटन मिले, आपको मैच्योरिटी मिले, आगे देखने को मिले। और उस बीच में कभी कभी सिर्फ गंगा के वैसे में मत रहेगा, कभी हिमालय में भी जाके देख लीजिए, वहां भी हमारे हिंदुस्तानी बसते हैं, मेरे जैसे चौथियार, उसका कहानी को भी लिखिए, उनका दुख दर्द को भी इसमें आपका अगला किताब में झलक है, आप उसमें भी आप वो डालिएगा। 4 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मैं ये कहूंगा आपको, आपने जो सिर्फ समय में देख करके कुछ लिखा हुआ है, मैं वेरी क्रिटिकली आपको मैं बता रहा हूं, नोबडी इज बॉर्डर के कौन सा समय में लिखा है, क्या लिखा है, आपने 6:30 लिखा है, फिर 8:30 लिखा है, फिर 9:30 लिखा है, दीज कैन बी अवॉइडेड, बिकॉज समय का तो कोई मतलब नहीं है, वी नो इट। यस, जहां पे जैसा आपने उस नाजायज संबंध के बारे में डिस्क्राइब करता है, दैट्स वो तो सीक्वेंशियल हो जाता है, लेकिन जो बाकी जो ना, वो इसको अननेसेसरीली बात को अवॉइड करना, और आप इसको अच्छा राइटर को हो सकने से उनको आज उसका ऑनेस्ट फीडबैक, सर ये मैंने किया है, जैसा आगे अभिमन्यु चटर्जी जो भी कभी भी आएगा, दिल्ली में तो आते रहते हैं, मिलो एक बार के सर ये हम लिखा है, व्हाट इज योर कमेंट, get it. There is a school of thought in this, this one also. Even, there are many of them. उसी school two में से contradictory opinion ले, so that you become, then you can evolve your own way. ये right वाला क्या कह रहे हैं, left वाला क्या comment दे रहा है तुम्हारा बारे में, किताब का बारे में, then you evolve your own way. I'm not telling कि हम आपका मन को जैसा हो चाहता हो लिखो, नहीं, वो नहीं कह रहा कि आप अपना इवॉल्व करना है, ताकि लोग जाने कि हाँ, सागर कौशिक एक राइटर है जिसका एक अलग ही उसका थीम है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आपने भी पढ़ा होगा, उसका पढ़ते ही आपको मालूम हो जाता है इसका किस तरह से जो ना वो उन्होंने शुरुआत की, कैसे उन्होंने ये किया हुआ है। तो आपको मैं हमारा देश में मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छा लिखते रहिए, आगे में मेरी दुआएं हैं कि आपको पटली फजर प्राइज मिले, अच्छा किताब के लिए आपको विदेश में भी मिले, समाज को राह दिखाएं, आपका किताब को फिल्म बने, यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करें, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करके इसको जारी रखिएगा, इस आग को बुझने नहीं देने का। और मैं डॉक्टर अजय कौशिक जो है ना, उन्होंने मुझे मालूम है, उन्होंने आग उन्होंने लगाया है, पहले तो आप जाता है सर, आपको मैं श्रेय देता हूं, उसके बाद डॉक्टर अजय ने दिया है इनको जैसा, क्योंकि एक अच्छा सा पौधा को भी खिलने के लिए, फल फूल देने के लिए एक अच्छा माहौल की जरूरत है, चाहे वो जितना भी अच्छा घास हो, अगर उसको अच्छा जमीन ना मिले, पत्थर में तो खिलेगा नहीं ना, उनके जमीन चाहिए, पानी पूरा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो अजय आप इस इग्नाइटेड माइंड कहते हैं ना, जो जागता हुआ इस आत्मा को, इस नौजवान को आप एनकरेज करते रहिएगा, ताकि वो आगे में भी और लिखे, बिल्कुल लिखे। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आज तो हम छोटे से हैं, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको राष्ट्रपति बाबा ने कभी न कभी इस तरह का फंक्शन हो, मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय हिंद। और अपने आशीर्वाद दें नए लेखक को।
आप यहां आ जाएं सर, आशीर्वाद देना है बस आपको 2 मिनट में। थैंक यू। सर्वप्रथम मंच पे सभी को नमस्कार। सबसे पहले कौशिक जी को प्रणाम। मेरे इंट्रोडक्शन ये है, मैं बिहार में बहुत ही रिमोट एरिया के किसान हूँ। फोन आया कि आपको आना होगा तो मैं आया हूँ। और मेरे एलएडी मित्र हैं। मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं है, थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर हूँ पर पढ़ूंगा। और पढ़ने के बाद मैं इसका जरूर मैं एक अच्छा करके आपको कहूँगा। आज मेरी चैट पे मैं सिर्फ और कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत और आपको मोटिवेशन, ब्लेसिंग्स। अब मैं बुलाना चाहूंगा कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राजीव तलवार जी को। आए सर। ज्ञान प्रकाश जी, अजय, सागर, नवीन जी, लक्ष्मीदास जी, मेरे करीबी दोस्त और एक बहुत विशेष अफसर, इस तरह के अफसर मिलना बहुत मुश्किल है इस देश में। रॉबिन हिबू साहब हैं, और जो हम लोगों ने सीखा जिनसे कि इंटेग्रिटी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, सादगी क्या होती है, वो पूरी उम्र में देख चुका हूं। श्री सेवाराम शर्मा साहब को, इनका नाम भी ऐसा है और इनकी प्रतिष्ठा भी वही है। ओबी मिश्रा अपने आप को अपने किसान बोल रहे हैं, भाई वाह। हाँ जी, बिल्कुल आप हैं। और सभा में सभी सज्जन, एक चीज बिल्कुल तय है कि जो किताब सागर ने लिखी है उसका निचोड़ उसने टाइटल में दे दिया है, अनसर्टन। ये युवा है और आप जितना भी एक्सपीरियंस कर लें जिंदगी में, जितना भी एक्सपीरियंस करें, सबको दीर्घायु मिले, एंड में निचोड़ यही निकलता है। हम लोग सोचते रहते हैं कि मैंने ये प्लान किया, मैंने वो प्लान किया, मैंने ये सोचा, मैंने इतनी स्कीम्स बनाई, मैंने इतनी मेहनत की, पर एंड में जाके बोलते हैं कि मान लेते हैं कि एक प्रभु है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। और निचोड़ जिंदगी का ये होता है कि अपनी तरफ से आशावादी रहें, सोचते रहें कि होगा तो उसमें सब चीज में भला होगा। मेरे मन के मुताबिक हो तो लगा कि बहुत ही भला हो गया, मेरा भी भला हो गया और दुनिया का भी भला हो गया। पर मेरे मन के मुताबिक ना हो, हम लोगों को मालूम नहीं चलता कि क्या क्या स्थिति आती है, कि बाद में मालूम चलता है कि मेरी मन चाही बात नहीं हुई, पर उसमें भी मेरा ही भला हुआ। अनसर्टन जिंदगी है, फिलॉसफी है पूरी एक शब्द में। और एंड में सागर ने जब स्पीच दी तो चलिए अब हम सब मानते हैं कि भाई आप अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं, पर अब ये भारत में हो गया है, ये सदी भारत की है। और मजेदार बात तो यह है कि अपनी भाषा में ज्यादा समझ आता है साहब। तो वो बोले कि टू बी और नॉट टू बी क्वेश्चन कर लिया, पर एंड में बोले टू बी, क्योंकि यही आशावादी है कि सत्य यही है कि आप मान के चलें कि किसी ना किसी तरह से जो हुआ वो होना था। कई लोग हैं इस विश्व में, कई लोग हैं जो पूरी इतिहास का मोड़ बना सकते हैं, इतिहास अपने आप बना सकते हैं, पर
हम लोग जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं वो यही मानते हैं कि वो व्यक्ति आना था, उसकी मानसिकता क्या थी वो होनी थी, उनकी मेहनत क्या थी वो है और हुई, और उन्होंने क्या पथ दिया, विश्व को किस तरफ मोड़ा, तो वो निश्चित है और वो होके रहेगा। तभी हमारी जो सिविलाइजेशन है भारत की, हम उसको 5000 साल बोल लें, 10,000 साल बोल लें या अनगिनत है, वो कितनी विशेषताएं हैं इस सभ्यता की और इस देश की और इस सिविलाइजेशन की। कोई तो बात है कि आप कहीं पे भी देख लीजिए सिविलाइजेशन, कौन सी सिविलाइजेशन है जिस पे आप उंगली रख सकते हैं और कहते हैं कि जब तक सोच जाती है वो सिविलाइजेशन थी, वो सभ्यता थी, वो संस्कृति थी और अभी भी है। बहुत कम मिलेंगी। कोई कहां पे मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी। कौन सी विश्व में ऐसी सभ्यता है जो पहले थी, जब तक हम सोचते रहते हैं तब भी थी और अब भी है? ऐसी कोई सभ्यता इस प्लैनेट पे तो नहीं है। तो इसलिए जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, ये एक बहुमूल्य सभ्यता है। और एक सर्टेनिटी यही है कि जो हमारी सोच है वही ये कायम रखेगी कि हमारी जो भारतीय सभ्यता या संस्कृति है वो सदैव रहेगी। उसके लिए कितने मोड़ देखे हैं इतिहास में, हमने कब विजय प्राप्त की, कब पराजय हुए, कब क्या सबक सीखा और क्या सिखाया, पर एक चीज जरूर रही कि ये सर्टन है कि हमारी भारतीय सभ्यता सदैव के लिए रहेगी। और इसीलिए इस युवा अवस्था में गहरे गहरे सवाल उठाना बहुत मायने रखता है कि क्या होने वाला है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जरूर हर तरह के आर्ग्यूमेंट्स निकलते हैं, क्योंकि गहरी सोच है। आप जितना भी ज्ञान पकड़ लें, इसमें कोई कमी, हम ही में कमी है। हमारी सभ्यता में, हमारी लिटरेचर में कोई कमी नहीं है, हमारी फिलॉसफी में कमी कोई नहीं है। हर चीज हर वक्त पे सोची गई है, उस पे सवाल उठे हैं। अभी भी हम लोग, एक ही देश है जहां पे आपको एक नहीं अनेक विचारधाराएं मिलेंगी। यहां पे आप ये रखिए कि एक बड़ा सवाल उठता है, हर देश में उठ रहा है इस वक्त। हमारे भौगोलिक तौर पे सभी चीजें अनसर्टन हो रही हैं। सबसे शक्तिशाली देश है, वहां पे तो बिल्कुल ही अनसर्टन हो चुका है कुछ महीनों से। हाँ, उसका प्रभाव इतना पड़ा है कि पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा है कि सभी लोग बोलते हैं अब क्या मालूम आगे क्या होगा, क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्या वहां पे तय किया जाएगा। और हम लोग शांति से बैठे हैं। कोई विपदा आती है, बॉर्डर के क्रॉस से आए, किसी विचारधारा से आए, हम बोलते फिक्र ना करो। इस देश में आपको सभी धर्मों के लोग मिलेंगे, सभी जातियों के लोग मिलेंगे, सभी कास्ट के लोग मिलेंगे और मिलके रहेंगे। ये एक देश है। यहां पे कहते हैं कि डेमोक्रेसी, ग्रीक्स सोचा करते थे कि डेमोक्रेसी क्या होगी, और आप ये देख लीजिए इस सदी में ये डेमोक्रेसी है कि सारे लोग जाके वोट करते हैं। अब वोटिंग सबको समझ आ गई है कि मेरे वोट का क्या महत्व है। वो मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं किसान हूं, गरीब से गरीब किसान, अच्छे से अच्छा किसान, गांव में रहने वाला जो है, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, सर उसकी थिंकिंग बड़ी तेज है। यहां पे तो हमारा नौजवान पढ़ाई करके सवाल उठा रहा है
जो हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं, वो आपको सीधा रिजल्ट दे देते हैं कि कैसे सरकार चलनी है आगे। कोई उसमें, कोई विचारधारा में उनकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, और सारे वोट करते हैं और पीसफुली वोट करते हैं। आजकल तो बटन से वोट हो गया, तो और भी पहले अशांति होती थी कि किसने वोट लेने हैं, किसने छापने हैं, किसने मोहर लगानी है। अब कुछ नहीं है, अब आता है वहीं पे वो वोट करता है और बिल्कुल सफा वर्डिक्ट देते हैं। और अब नई सोच जाग रही है इस देश में कि नेता जो है वही 24 घंटे क्या, अगर दिन में 28 घंटे हो तो वो 28 घंटे काम करते हैं, सारे भाग रहे हैं। आप ये देखिए कि हम लोगों के सामने पिछले कुछ सालों में देख लीजिए कि कितना बदल गया है, कितना अंतर आ गया हमारी अपनी जिंदगियों में। एक समय कहते थे पैसा नहीं है, अब आप रेट ऑफ टैक्स बढ़ा लो, कम कर लो, कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती है। अभी जीएसटी के रिफॉर्म हुए और इस महीने ही करीबन 2 लाख करोड़ का तो जीएसटी आ गया। सब बोल रहे थे कम होगा। इनकम टैक्स में बदलाव आया। सर 2015 में हम लोग वित्त मंत्री से बात कर रहे थे और पूरा जो राजस्व था 16 लाख करोड़ था, करीबन 8 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस में और 8 लाख करोड़ ही इनडायरेक्ट टैक्स में। तो बात चली एक दिन उनसे, तो बोले कि कितना होना चाहिए? तुमने बोला 80 लाख करोड़। 16 लाख नहीं, 80 लाख होना चाहिए। तो बोले जिस दिन 30 लाख करोड़ हो जाएगा मेरा बजट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। सर इस वर्ष पूरा अनुमान है कि 40 लाख करोड़ होगा, और ये कोई आसान चीज नहीं है। सब कहते हैं कि ओके, सॉरी मैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बाद में लेके आऊंगा, थोड़ा सा एक दे रहा हूं प्रमाण, कि सब कहते हैं कि कभी कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी कुछ कमी है, पर जितना राजस्व डेवलपमेंट में लग रहा है, जितना विदेशी निवेश और जितना हमारा अपने देश का निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी यहां पे। और हर प्रकार की प्रणाली ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने काम किया हुआ है। सर हम लोग सब नौकरी पेशा आदमी हैं। प्राइवेट सेक्टर में गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम छुट्टियां नहीं लेते हो। तो मेरा जवाब था कि सर मैं छुट्टी लेके कहां जाऊं? सरकार में 28 साल काम किया। जिस जगह पे आप जाते हैं वहां पे बीच हो तो आप बीच के लिए जाएंगे, किसी को आइलैंड में जाना हो, किसी को बर्फ का राज्य देखने या जगह देखने जानी हो, कहीं पे कोई फोर्ट्स देखता है, कहीं पे कोई डेजर्ट देखता है। सच बात तो ये है कि भारत सरकार ने मुझे उस हर जगह पे भेज दिया। गोवा जाओ तो वहां पे बीचेस हैं, लोग बड़े सादगी में रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उससे अच्छी जगह जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो असम, मेघालय, अरुणाचल में भेज दिया। वहां पे बुद्धिज्म देखो, वहां पे वहां की कैसी सभ्यता है वो देखो। पूरे 50 साल पहले जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट से आए थे तो हमारी एकेडमी में 2 तरह के विवाद हो रहे थे। असम की एजिटेशन सही है या सही नहीं है? क्या वहां के लोग शेड्यूल ट्राइब के सारे एडवांटेज ले जाएंगे? तुमने बोला तुमने देखा नहीं है वहां पे। वो एजिटेशन बिल्कुल सही है कि वहां इतना अमीर, अपनी रिसोर्सेज में इतना अच्छा एरिया और रीजन कहां मिलेगा, और हम लोग वहां पे निवेश नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाहर लेके सामान आ रहे हैं। तो वो सही कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारे प्रदेशों में करिए। और दूसरी चीज है, आपने रॉबिन हिबू साहब को देख लिया, ये हिंदी में ही भाषण देते हैं।
हाँ, और जोशीले भाषण देते हैं। और आप सारे दिल्ली में रहते हैं, आप किसी मार्केट में जाइए, कि दुकानों में जाइए, किसी रेस्टोरेंट में जाइए, हाँ, आपको किसी आईटी सेक्टर में जाइए, अच्छी से अच्छी बिल्डिंगों में जाइए, आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग वहां मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग इतनी बढ़िया है। अब तो हम ये भी पहचानने लगे हैं कि भाई कई लोग हैं, लड़के और युवतियां आती हैं वहां से, हाँ, बेशक वो उत्तराखंड की हो, अगर उनका स्वभाव अच्छा है, अगर वो उनका सेवा स्वभाव बड़ा अच्छा है, सर्विस एथिक बड़ा अच्छा है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं क्या आप मणिपुरी हैं? हाँ, वैसे मणिपुर में कितने सालों से विवाद चल रहा है, पर जब आप मिलते हैं, बेशक केरला में जाइए, बेंगलोर में जाइए, चेन्नई में जाइए, किसी भी बॉम्बे में जाइए, दिल्ली में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको लोग उसी तरह के मिलेंगे, उत्तराखंड के हों, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट हों, और नॉर्थ ईस्ट से हम लोग बोलें तो आप यही बोलते हैं कि देखिए इतनी बढ़िया सर्विस पहले नहीं मिलती थी इंडिया में, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। पर क्या थिंकिंग क्या जबरदस्त है। हमारे यहाँ नया रिलीजन जो पैदा होता है, नया धर्म पैदा हुआ है, सिखिज्म। सर क्या सबक सीखने वाला है, क्या सेवा भाव सीखने वाला है। कहीं पे भी विश्व में, कहीं भी किसी देश में अगर आपको गुरुद्वारा दिख जाए तो वहां पे लंगर जरूर चलता है। हम सब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हों, अब आशा यही रहती है कि हम लोग की सोच इतनी ऊपर उठेगी कि हर एक शहर में अगर गुरुद्वारा है तो वहां पे लंगर चलेगा, कोई उसमें पूछने की दो राय नहीं है। पर क्या हमें एक मंदिर ऐसा मिलेगा, एक मस्जिद ऐसी मिलेगी, एक गिरजाघर, एक चर्च ऐसा मिलेगा जहां पे फ्री लंगर चले 24 घंटे, या जो भी हम लोग प्रमाण करें कि भाई 12 घंटे चले, दिन में चले, रात में चले। अगर हमको लंगर मिल जाए वहां पे, सर आपने शायद पढ़ा हो पेपर में, ट्रैफिकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। एज के पहले शादी करने की बड़ी प्रॉब्लम है, मिसिंग लोग बहुत हैं, सुसाइड्स बड़ी हो रही हैं, भिखारीपन तो है ही, आपको भिखारी मिलते हैं। पर अगर लंगर लगने लग जाए तो कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे की भूख ना मिटे, कैसे होगा कि उसकी शिक्षा उसको ना मिले। तो मैं और आप, ये जो सागर ने सवाल उठाए हैं, बड़े तौर पे सोचें कि कैसे हमने अपनी फिलॉसफी ठीक करनी है कि हर एक जगह पे इतना पैसा है इस देश में, सोने की कितनी खपत है, चांदी की कितनी खपत है इस देश में। अगर हम लोगों को ये कहीं पे हमारी सोच सबकी बदल जाए कि हर जगह लंगर चल जाए, आप मानेंगे नहीं, 15-20 साल हो गए पहले, अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो वहां पे गुलशन कुमार जी अब रहे नहीं हैं, पर वहां पे सुबह से लेकर रात तक वहां पे, अब लंगर नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद ही है, पर खाना मिलता है आपको। कटरा में खाना मिलता है वहां पे, और मुफ्त खाना मिलता है। और जो आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिला उनसे, गुलशन कुमार जी के परिवार से, उसके तो नए होटल बन गए। पर वो आदमी अपने आप कहता है कि जी बहुत अमीरों ने कोशिश की, प्रयत्न किया कि ऐसे चलें, पर कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद खत्म हो गए। पर इस आदमी का चलते ही रहता है। भगवान ने उसको उतनी ही दौलत दी, उसके परिवार को इतनी दौलत दी कि वहां पे लंगर चलता ही रहे। तो इसलिए जो हमारी फिलॉसफी है
भारत की, और उसमें सबने कंट्रीब्यूट किया है। भारत के सूफी सज्जन जो हैं, जो नए रिलीजन हैं, बेशक पुराने हों, सब मिलजुल के रहते हैं। आपको पारसी अब पर्शिया में नहीं मिलेंगे, भारत में मिलेंगे, और कितने दयावान मिलेंगे वो भी सब जानते हैं, टाटास का नाम। और पारसी वैसे ही शराफत में बिलीव करते हैं। आप कोई भी धर्म ले लीजिए, उसमें भारतीयता कूट कूट के भरी हुई है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की राइटर हैं, और वो कहती हैं कि हमारे जो भी धर्म के हों, क्योंकि वहां पे अधिकतर मुसलमान हैं, पर वो कहती हैं कि हमारे जो अंतरात्मा है वो भारतीय है। ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, जिसको हम मिला के बोलते हैं कि अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, बर्मा हो, हिंदुस्तान हो, वहां की भारतीयता एक सच्चाई है। और हम लोग उस सच्चाई को, यही जो हमारी सोच है, हमारी नौजवानों की सोच है, प्रश्न उठाते हैं, विवाद करते हैं, पर एंड में जितने भी आप लोग और हम बैठे हुए हैं, पिछले 75 सालों का तो हम लोग दावा कर सकते हैं कि हम सब शांति के प्रमाण हैं। हम लोग, हमारी जितनी भी तरक्की हुई है इस देश में, और अगर 75 साल का देश है 1947 के, तो सर हम भी पीछे नहीं, हम भी 70 साल के हो गए हैं। और शर्मा साहब तो उससे भी बड़े हैं, लक्ष्मीदास जी भी उससे उम्र में कुछ बड़े ही होंगे। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले ही होंगे सर आप। बाद में पैदा हुए सर, 1947 के बाद, क्या बात है। तो हाँ जी, हाँ 41 के हैं शिवराम जी। पर हम लोग सारे, हम लोग वी आर चिल्ड्रन ऑफ द पीस इन इंडिया। थोड़ी लड़ाइयाँ जरूर हुई हैं, 48 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, उसके बाद कोई भी अशांत इवेंट हुआ हो, पर अधिकतर हम सबको शांति मिली है। और देख लीजिए कितनी मेहनत से, स्वयं मेहनत से कहाँ पे ये देश पहुंचा है। बहुत तरक्की हुई है, और यही आशा है कि जैसे हम लोग अजय को मानते हैं, अजय सिर्फ अपनी मेहनत से बना है सर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मैंने देखा है इसका करियर, 25 साल पहले भी देखा था। हाँ, ये सिर्फ अपनी मेहनत से बना है। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना मेहनत करके बना हो, सब मेहनत करते हैं, और कितने दिन रात मेहनत करते हैं। आप हैं सर, यूनिफॉर्म में बैठे हैं, बुजुर्ग लगते हैं, हाँ, पर दिन रात मेहनत करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको बोलिए कि 24 घंटे तैनात रहना है, अपने दो पैरों पे खड़े रहेंगे। ये है भारत का, ये और ये भारतीयता है। तो इसलिए मिलके, अभी भी इस वक्त देश यही है कि सारे सुनते हैं, मोदी जी हैं, सारे देश। वो इटली की प्राइम मिनिस्टर अपनी किताब लिखती है, बोलते हैं फॉरवर्ड आप भर दीजिए जी। कभी सोचा ऐसे कि कहां पे लोग बोलते हैं कि अमेरिका कुछ बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सुनो, अपना निश्चय हम खुद करेंगे। आप मदद करते हैं, सराखों पे आपने मदद की, चलिए आप मानते हैं, पर हम लोग अपना निश्चय अपना खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। और इस देश को जो आगे बढ़ाना है, अपनी मेहनत से बढ़ाएंगे, अपनी सभ्यता से बढ़ाएंगे, अपनी लिटरेचर से बढ़ाएंगे, अपनी फिलॉसफी से बढ़ाएंगे। तो उसी में ये जो 7 है यहाँ पे, हिब्बू साहब के लिए भी लकी नंबर है, इनको शायद अपना नंबर उसका याद होगा, यूपीएससी में क्या नंबर मिला था, रोल नंबर। सर मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे भी यूपीएससी में उसका जो मिल के पूरे रोल नंबर का साथी बना था। और दिल्ली में आपने कई नंबर देखे होंगे,
जितने इंपॉर्टेंट लोग बोलते हैं वो बोलता है मुझे 001 चाहिए, 002 चाहिए, किसी को 9 नंबर चाहिए। हम लोग नंबरों में मानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमें बहाना चाहिए, कभी किसी नंबर का होता है, कभी कुछ होता है, बट एंड में हम लोग बड़े संतुष्ट रहते हैं कि जो होगा हमारी जिंदगी में, भगवान को मालूम है भगवान इस देश के लिए अच्छा ही करते हैं। हमने सब दौर देखे हैं, सोने की चिड़िया का दौर भी देखा है और गरीबी का दौर भी देखा है, उससे बाहर निकलते हुए भी देखे हैं अब स्वतंत्र भारत में। और आजकल देख लीजिए, आजकल तो जैसे मैंने कहा कि राजस्व बढ़ रहा है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी या 3 बड़ी इकोनॉमियों में एक हम बनेंगे। सर मैं या हम लोग जितने यहाँ पे, लक्ष्मीदास जी, सेवाराम शर्मा साहब, प्रभु की कृपा रही तो वो भी देखेंगे, ऐसा एक नया भारत देखेंगे जो कभी बहुत पहले उसके बारे में लिखा था, किसी बहुत लोगों ने लिखा है, और आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जो युवक हैं सागर जैसे, वो तो निश्चय ही देखेंगे। सिर्फ आशावादी रहें, मेहनती रहें, पढ़ते रहें, फिलॉसफी भी पढ़ते रहें, हाँ, और मालूम रहे कि इस देश की एग्जिस्टेंस हमेशा सदैव पूरे विश्व में एक नई दिशा दे के रहेगी। आपका बहुत समय लिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। और मंचासीन सभी अतिथियों को हम सुन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए मैं डॉक्टर अजय कौशिक जी को बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ स्मृति चिन्ह है। सबसे पहले आज के जो लेखक हैं मिस्टर सागर कौशिक, प्लीज आप सेंटर में आए, यहीं पे पीछे से आ जाएं। ये आपका दिन है आज, तो इसलिए हम आपको, आप भी आ जाएं सर। सर हाथ लगा दीजिए, आशीर्वाद मिल जाएगा। डॉक्टर अजय कौशिक जी से मैं आग्रह करूंगा श्री राजीव तलवार जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर अजय कौशिक जी। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री ओपी मिश्रा जी से कि वो श्री सेवाराम शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर अजय कौशिक जी आप साथ में रहें कृपया। मैं बड़े भाई श्री नवीन जिंदल जी से आग्रह करूंगा कि श्री लक्ष्मीदास जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं डॉक्टर अजय कौशिक जी को भी मंच पे बुलाना चाहूंगा कि श्री रॉबिन हिबू जी को स्मृति चिन्ह हम लोग प्रदान करें। टीम वीएलएमएस सबके स्मृति चिन्ह और उसको थैले में आप लोग करके, और सहयोगी जो होंगे कंसर्न पर्सन को, उनको आप लोग दीजिए। अब मैं डॉक्टर अजय कौशिक जी को आग्रह करूंगा कि औपचारिक रूप से कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। डॉक्टर अजय कौशिक जी। मंच पर उपस्थित आज के इस फंक्शन के अध्यक्ष
तलवार साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ समय दिया है। और तलवार साहब के बारे में मैं 2 शब्द भी बोलना चाहूँगा कि मैं दिल्ली टूरिज्म में जो आज मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, उन्हीं के हाथों के द्वारा लगाया हुआ मैं पौधा हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ एक रोजगार के रूप में मुझे स्थापित किया था। रॉबिन हिब्बू साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। हिब्बू साहब ने मेरे पीछे जो मैंने पीछे मेरा बुक रिलीज हुआ था, जिसमें हिब्बू साहब तलवार साहब दोनों ही थे, और हिब्बू साहब ने मुझे पिछले 1.5-2 सालों से मेरे पीछे पढ़ के जो है ये किताब लिखवाई। 6 महीने तक तो मैं सर को बोलता रहा, हाँ सर मैं शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा किया कुछ नहीं था उसमें। उसके बाद मैंने शुरू किया। सर डेली गुड मॉर्निंग में पूछने लगे कि क्या व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बुक, तो मैं तब मैंने शुरू किया, लेकिन सर ने मुझे डंडा दिखा के वो बुक मेरे से पूरी करा ली है, और उसका उसका उद्घाटन 14 जून को हो चुका है। इसके अलावा सेवा शर्मा साहब IAS ऑफिसर होते हुए एक योगी की तरह जीवन जिया, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है कि सरकार में बड़े पद पर रहते हुए भी अपना जीवन एक योगी की तरह कैसे जिया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। लक्ष्मीदास जी अपना टाइम निकाल के आए, अब मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैंने आपकी किताब पढ़ी है आप बीती, संघर्ष आप बीती, उसमें सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और आपने अपने उस जीवन के बारे में जो लिखा है, जो आपने हिमाचल में बिताया, और वो चीजें जब आपने कहा था कि हमें एक कैटेगरी से बाहर करने की कोशिश की गई थी, वो मेरे दिल को छुआ, और आपने ऐसी स्थिति में बड़ी हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़ते रहे। तो वो चीजें, ऐसी चीजों से काफी कुछ सीखने को मिलता है हम सबको। तहे दिल से शुक्रिया लक्ष्मीदास साहब आपका। ओपी मिश्रा साहब बैठे हैं हमारे बीच में। ओपी मिश्रा जी इतने हमारे एक्टिव ऑफिसर रहे हैं कि मैंने इनको, जब हमारा कॉमन गेम हुआ उस टाइम रीना रे मैम हमारी MD थी और GM हमारे ओपी मिश्रा साहब थे। ये उस टाइम नंगे पैर रह के अपने ऑफिस में इधर से उधर जो जिस तरह दौड़ा करते थे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनका हॉर्टिकल्चर के प्रति जो लगाव है, खासकर जो इनके पापा थे, अब तो दुनिया में नहीं रहे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत सारे टिप्स सीखे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब। नवीन जिंदल साहब बैठे हैं। नवीन जिंदल साहब हमारे मैं कहूँगा भारतीय राजनीति में बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके उत्साहवर्धक इस तरह के काम करने के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप देश की सेवा ऐसे ही करते रहे। आज के लेखक सागर, आपको मेरा तहे दिल से हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। सभागार में बैठे हुए पापा, आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत करना आपने सिखाया है, हम मेहनत करते रहेंगे। वो सीख मैंने बच्चों को दी है, वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। सभागार में बैठे हुए शैलेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, बाबूराम शर्मा जी बैठे, रमा दीदी बैठी है, सतीश हमारे जी बैठे हुए, ललिता दीदी बैठी है, PK त्रिपाठी जी जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑल ओवर इंडिया हॉर्टिकल्चर के रहे हैं सर, काफी इन्होंने अच्छा काम किया है हॉर्टिकल्चर के लिए। और भारत के स्तर पर मैं कहूँगा आपने सर जो काम किया है वो हमेशा यादगार रहेगा। हमारे चंद्रमोहन बसी जी बैठे हैं, जिन्होंने दिल्ली टूरिज्म में बहुत अच्छा पर्सनल में काम किया है। हमारे VK जाटव साहब बैठे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे हॉर्टिकल्चर के साथी बैठे हुए हैं YP सिंह जी एंड हमारे प्रवीण जी बैठे हुए हैं, जो हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सबका नाम लेने वाला बड़ा मुश्किल है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग सागर को आशीर्वाद देने के लिए आए। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मंच की इजाजत हो तो हम कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें, और इधर चाय की व्यवस्था है, तो कृपया आप लोग इधर चाय के लिए प्रोसीड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का पुनः।